विजयदशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस के नागपुर मुख्यालय से विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा, इसके अलावा 2024 के चुनाव सहित कई मुद्दों पर बात की है। खासतौर पर उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन का भी जिक्र किया है कि किस तरह से राम मंदिर का जो उद्घाटन है किस तरह से भव्य तरीके से होने वाला है। G20 का जिस तरह से समिट हुआ भारत में और G20 समिट में जिस तरह से विदेशी मेहमानों का भारत ने स्वागत किया, इससे पूरे विश्व में भारत की सराहना हुई। एशियाई गेम्स में जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने 100 से अधिक मेडल्स जीते, तो कहीं न कहीं जो देश है वो आगे बढ़ रहा है। और एक तरह से जो आरएसएस प्रमुख हैं उन्होंने ये भी साबित कर दिया, ये भी बताने की कोशिश की कि किस तरह से आने वाले चुनाव में जो राष्ट्रवाद है और धर्म का मुद्दा है वो हावी रहने वाला है। मैं अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। विजयदशमी के दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो उम्र के लिहाज से वरिष्ठ हैं, उनके लिए एक राहत की खबर है। बीजेपी ने अब चुनाव लड़ने की सीमा जो 75 साल के पहले की तय की थी, अब उस सीमा को हटा लिया है। पहले ये हुआ था 2014 के बाद कि 75 साल या आसपास के लोगों को टिकट नहीं देने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब इसमें थोड़ा परिवर्तन आया है और इसका उदाहरण भी मौजूद है। आपको बता दें कि 3 राज्यों का जो उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, उसमें ये देखा गया कि बीजेपी ने 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी टिकट दिया है। आपको बताएं 2014 में जब ये फैसला बीजेपी ने लिया था, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को मोदी सरकार में मंत्री पद नहीं मिला था, साथ ही अगली बार उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला था। लेकिन अब लगभग 10 साल की सत्ता के बाद बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं के लिए एक खुशखबरी लेकर आया है। 75 साल की आयु सीमा चुनाव लड़ने की जो थी उसको अब खत्म कर दिया गया है। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे का बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। जिनका टिकट कट गया है वो उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं और जिनको टिकट मिलने की उम्मीद थी वो भी विरोध कर रहे हैं। और यही स्थिति है एमपी के अलग अलग जिलों की, अलग अलग विधानसभाओं की। बात की जाए सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा से, तो इस विधानसभा से भी जो बीजेपी ने टिकट दिया है वो गोपाल सिंह को यहाँ पर टिकट दिया है, लेकिन जो बीजेपी के विधायक हैं रघुनाथ सिंह मालवीय, उनको यहाँ पर भावुक होते हुए देखा गया है। वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्थितियां बीजेपी के विधायकों की है, बल्कि कांग्रेस के विधायक का भी टिकट कटा। बात की जाए भोपाल में कमलनाथ के बंगले की, या फिर अलग अलग जगह या पीसीसी दफ्तर की, या फिर बीजेपी में भी यही स्थिति है कि यहाँ पे टिकट का विरोध हो रहा है। लेकिन अब जिन विधायकों का टिकट कट गया है, जिन दावेदारों का टिकट कट गया है, वो अब रोते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। बात चाहे सत्तारूढ़ कांग्रेस की हो या मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की, इन दिनों इन दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता खासे परेशान और कश्मकश में हैं। उनकी परेशानी इस बात को लेकर है कि जिस नेता के भरोसे वे टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे, वे नेता उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बात वसुंधरा राजे की ले ली जाए, सचिन पायलट की ले ली जाए या अशोक गहलोत जी की ही ले ली जाए, इनमें से कोई भी नेता अपने समर्थकों को पूरा यकीन नहीं दे पा रहा है कि उनका टिकट सूची में नाम आ ही जाएगा। सबसे ज़्यादा परेशानी तो सचिन पायलट खेमे में नजर आ रही है, क्योंकि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने करीब 32 से भी ज़्यादा अपने समर्थकों को टिकट दिलाया था, लेकिन इस बार उनमें से ज़्यादातर लोगों की जगह निर्दलीय विधायकों को खड़ा कर दिया गया। फिलहाल तो यही देखना होगा कि चुनावी मौसम में किस तरह के दल बदल अब और सामने आता है, क्योंकि कई नेता जिनका टिकट कट रहा है वे या तो बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में नजर आएंगे या किसी दूसरे दल में शामिल होकर टिकट की कोशिश करना शुरू कर देंगे। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या के संत महंत परमहंस दास पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अब उनका आपराधिक चरित्र उजागर हो रहा है। दरअसल अयोध्या के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने विवादित बयान दिया था। परमहंस आचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर काटने वालों को 25 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य डर कर छुप कर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी के साथ है वो धर्म के रास्ते पर है और जो बीजेपी के साथ नहीं है वो अधर्मी है। अयोध्या में विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य ने सपा नेता स्वामी प्रसाद
प्रसाद मौर्य को गोली मारने का भी बयान दिया था, उस पर डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी तंज कसा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी पर तंज कसा है और ये कहा है कि क्या डीजीपी और यूपी पुलिस छुट्टी पर गए हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर कानून गोमती में बह गया है। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है और यही वजह है कि ऐसे लोग खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। आजम खान के बहाने कांग्रेस मुस्लिम मतों में सेंधमारी के प्रयास में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुसलमानों से अपील की है कि मुसलमान अपने पुराने घर यानी कांग्रेस में वापस आ जाएं। आजम खान के बहाने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर ले लिया है। आजम खान का बचाव करते हुए अजय राय बोले कि आजम खान भले ही समाजवादी पार्टी में हो, लेकिन कांग्रेस उनकी हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। दरअसल इमरान मसूद के आने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुसलमानों के बीच अपना जनाधार बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है और खबर ये भी है कि अभी कई बड़े मुस्लिम नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा का हाथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। आजम खान को सजा मिलने के बाद कांग्रेस मुस्लिम मतों में सेंधमारी का भरसक प्रयास करने की कोशिश कर रही है। इस बीच कुछ मुस्लिम उलेमाओं ने आरोप भी लगाया कि अखिलेश यादव को जिस तरीके से आजम खान का बचाव करना चाहिए था वैसे नहीं किया गया। इसको देखते हुए कांग्रेस मुस्लिमों के बीच कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। आज दशहरा का पर्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सैनिकों के साथ दशहरा मनाया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने शस्त्र पूजा भी किया है। रक्षा मंत्री ने सैनिकों के साथ दशहरा ऐसे समय में मनाया है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कुछ एरिया में पिछले 3 साल से अधिक समय से गतिरोध बना हुआ है। भारत कहता रहा है कि चीन के साथ उसके संबंध तब तक समान नहीं हो सकते हैं जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी। सेना ने पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में करीब 35,000 किलोमीटर लंबी LAC पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती को काफी बड़ी तादाद में बढ़ा दिया है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर चीन को चेताया है कि अगर वो फिर से गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो भारत इस बार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैठा हुआ है। पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। विजयादशमी के मौके पर दिल्ली के लाल किले में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी। इनके साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल VK सक्सेना, कंगना रनौत समेत कई सारे राजनीतिक दिग्गज दिल्ली के अलग अलग धार्मिक लीला कमेटियों में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। इस बार चूंकि पटाखों पर बैन है, लिहाजा रावण दहन कार्यक्रम के वक्त में साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। साउंड सिस्टम के जरिए होने वाले पटाखों की आवाज को साउंड के जरिए उसे प्रेषित किया जाएगा, जिससे आम लोगों में इस बात की फील हो कि रावण दहन कार्यक्रम के तहत पटाखे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन कि कंगना रनौत से रावण दहन कराने के पीछे कहा जा रहा है कि इस बार महिलाओं के आरक्षण के लिए 33% सुविधा रिजर्व की गई है, लिहाजा इस बार रावण दहन का कार्यक्रम कंगना रनौत यानी महिला के जरिए होगा। कैमरामैन मिंटू के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। विजयदशमी के मौके पर महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। बीड जिले में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने दशहरा रैली को संबोधित किया, तो वहीं मुंबई में शिवसेना दोनों गुटों की ओर से दशहरा रैली जो है आयोजित की गई है। शिवाजी पार्क में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे दशहरा रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का जो मंच है वो मुंबई के आजाद मैदान में सजा हुआ है। शाम 7 बजे के बाद दोनों नेता भाषण करेंगे। लोकसभा चुनाव और आने वाले नगर निगम चुनाव के मद्देनजर ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से किया जा रहा है। शाम 7 बजे के बाद आजाद मैदान और शिवाजी पार्क से दोनों नेता एक दूसरे पर वार पलटवार जो है वो करने वाले हैं। अब दोनों लोगों की निगाहें जो हैं इस आज जो दशहरा रैली होने वाली है उस पर टिकी हुई है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।
बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के तौर पर दशहरा आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंजाब में होशियारपुर का दशहरा सबसे ज़्यादा मशहूर है और यही वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जो है होशियारपुर पहुंच रहे हैं। मेले में इस बार रावण का पुतला जो है वो 30 फीट का तैयार किया गया है, मेघनाथ का पुतला 50 फीट और कुंभकर्ण का पुतला 55 फीट का है जो तैयार किया गया है। लगभग 1 महीने तक चलने वाले मेले की रौनक देखते ही बनती है। दूर दूर से लोग जो है वो होशियारपुर का मेला जो है वो देखने आते हैं। यहाँ की सबसे खास बात है यहाँ की रामलीला, जो पूरे शहर मानो अयोध्या नगरी में तब्दील हुआ लगता है। इसके होशियारपुर का जो मेला है वो न सिर्फ पंजाब और होशियारपुर में बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी मशहूर है और हिमाचल से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर खासी संख्या में पहुँचते हैं। और आज मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो मुख्य अतिथि के तौर पर हैं और रावण का दहन जो है उनके हाथों होगा। होशियारपुर से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। दशहरा के मौके पर पटना के गांधी मैदान में रावण वध की तैयारियां हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले यहां बन चुके हैं। बगल में सोने की लंका भी सज चुकी है और यहां पर शाम 5:10 पर यहां रावण वध का कार्यक्रम होगा। और उसके पहले आप तैयारियों को देख सकते हैं, साफ तौर पर काफ़ी सख्त तैयारियाँ की गई हैं। पब्लिक का आना अभी से ही शुरू हो चुका है, चूँकि 9 साल पहले इसी गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम के बाद मची भगदड़ में करीब 42 लोगों की जानें गई थी। इस वजह से सुरक्षा को लेकर हर बार काफ़ी तैयारियां की जाती हैं। चारों गेट जो जितने भी गांधी गेट हैं उन्हें खोला जाता है और किस तरीके की व्यवस्था होती है कि फिर भगदड़ की स्थिति नहीं बच पाए। यहाँ पर पूरे गांधी मैदान में करीब 2500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है आसपास से लेकर। इसके अलावा करीब 6 दर्जन मजिस्ट्रेट यहाँ पे तैनात हैं, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और इस बात को लेकर पुख्ता तैयारी की गई है कहीं पे कोई अनहोनी घटना नहीं घटे। तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग गांधी मैदान में जमा हुए हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। आज विजयदशमी का महापर्व है और पूरे देश में विजयदशमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में भी दशहरे के मौके पर कई जगहों पर रावण दहन के कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम जम्मू के गांधीनगर दशहरा ग्राउंड में और दूसरा मुख्य कार्यक्रम जम्मू के परेड ग्राउंड में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के आतंकवादग्रस्त इलाकों में जिन इलाकों पर कभी भी दशहरा पर्व नहीं मनाया गया, वहां पर भी रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दशहरे पर्व को देखते हुए जम्मू कश्मीर में जिन जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम होना है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को इस कदर चाक चौबंद किया गया है कोई परिंदा भी पर ना मार सके। और आज जम्मू कश्मीर के तमाम धर्मों के लोग, तमाम वर्गों के लोग एक साथ मिलकर रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और एक साथ मिलकर विजयदशमी का पावन पर्व मना रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु अब जेट स्ट्रीमर का भी आनंद ले पाएंगे, जिसे राम रथ का नाम दिया गया है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में जैसे जैसे मंदिर आकार ले रहा है, वैसे वैसे धार्मिकता के साथ साथ अयोध्या पर्यटन की दृष्टि से भी विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो रही है। यही वजह है कि अब अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अब मां सरयू के आंचल में जेट स्टीमर से और पैरामोटर से आनंद ले सकेंगे। इस जेट स्टीमर को राम रथ के नाम से जाना जाएगा। सरयू के गुप्तार घाट पर 2 जेट स्टीमर, 3 स्पीड बोट और 1 पैरामोटर गोवा से अयोध्या में मौजूद है। इसके संचालन के लिए गोवा से 10 सदस्यीय टीम भी अयोध्या पहुंच चुकी है। दरअसल अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इसके लिए एक निजी कंपनी से करार भी किया है, जिसकी वजह से गुप्तार घाट पर आने वाले सभी श्रद्धालु इसका भरपूर आनंद ले पाएंगे। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कोलकाता में इस बार दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया गया है और लोग 9 दिन तक एक पंडाल से दूसरे पंडाल घूमते रहे, मां के दर्शन करते रहे और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा पंडाल के बाहर और अंदर दिखती गई। लेकिन आज विजयादशमी के मौके पे महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। सिंदूर खेला की परंपरा पश्चिम बंगाल से वर्षों से चली आ रही है और आज ही के दिन यहाँ पे विसर्जन होता है और माँ का लोग नम आंखों से माँ की विदाई करते हैं और अगले साल माँ फिर से आए और ऐसे ही लोग पूजा पंडालों में घूमते रहे। इसी की कामना के साथ आज माँ का विदाई हो रहा है और वहीं पे जगह जगह पूरे कोलकाता में सिंदूर खेला भी खेला जा रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। नवरात्रा की समाप्ति के बाद मां दुर्गा का विसर्जन भी धूमधाम से किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और श्रद्धालु के साथ साथ आम लोगों से जिला प्रशासन ने अपील किया है कि विसर्जन जो जुलूस है वो शांतिपूर्वक निकाला जाए।
मूर्ति विसर्जन को लेकर पटना जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि फूल, कागज, प्लास्टिक से बनी सामग्री हटाने का निर्देश जारी किया गया है। मूर्तियों के विसर्जन से पहले सभी सामग्रियों को हटाने का निर्देश दिया गया है। नदी के अलावा मूर्ति विसर्जन को लेकर पटना जिला प्रशासन के तरफ से विसर्जन के लिए आर्टिफिशियल तालाब भी बनाए गए हैं। यूं तो जिला प्रशासन ने सभी पंडाल आयोजकों से यह अपील किया है कि आज ही मां दुर्गा का विसर्जन किया जाए, लेकिन कई पंडाल आयोजकों का कहना है कि चूंकि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार को बेटी की विदाई नहीं होती है, इसीलिए कुछ पंडाल आयोजकों ने यह आग्रह किया है जिला प्रशासन से कि उनको अनुमति दी जाए कि मां दुर्गा का विसर्जन वो कल सुबह करेंगे। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में एक अनोखा मंदिर है जहां दशानन रावण की श्रृंगार, दुग्ध स्नान, आरती के साथ ही पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। आज पूरे देश में धूमधाम से दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर हराया था। इसके बाद असत्य पर सत्य की जीत का नाम देकर दशहरे के रूप में पर्व को मनाते हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को फूंका जाता है, लेकिन यूपी के कानपुर में शिवाला बाजार स्थित जहां आज रावण का पुतला दहन नहीं बल्कि उसकी पूजा की जाती है, बाकायदा रावण का मंदिर भी है। यहाँ लोग रावण की पूजा करते हैं। मंदिर साल में एक बार सिर्फ विजयदशमी के दिन खुलता है और मध्य रात्रि मंदिर का पट एक साल के लिए दोबारा से बंद कर दिया जाता है। दशकों पहले कानपुर में बने इस मंदिर में निरंतर रावण की पूजा होती है। लोग हर साल इस मंदिर के खुलने का इंतजार करते हैं। मंदिर खुलने पर रावण की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से की जाती है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ मन्नत मांगने पर लोगों की मुरादें भी पूरी होती हैं, इसलिए यह दशहरे कर रावण की विशेष पूजा की जाती है। आपको बता दें, रावण को जिस दिन भगवान श्री राम के हाथों मोक्ष मिला था, उस दिन रावण का जन्म भी हुआ था। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। अयोध्या में भगवान श्री राम लला की पूजा अर्चना करने के लिए वेद पाठी बटकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में किस तरह की पूजा पद्धति होगी और कौन पूजा करेगा, इसको लेकर अब तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक ग्रंथ का निर्माण कर रही है। ग्रंथ के अनुसार वैदिक शिक्षा ले रहे वेद पाठी छात्रों को चयनित किया जाएगा। इसमें से सर्वश्रेष्ठ वेद पाठी छात्र को भगवान रामलला के अर्चक के रूप में राम जन्मभूमि परिसर में नियुक्त किया जाएगा। रामलला के अर्चक के तौर पर नियुक्त किए जाने वाला वेद पाठी बालक अवध क्षेत्र का ही होगा, यानी कि अयोध्या के आसपास के क्षेत्र के वेद पाठी बालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया में जो वेद पाठी बटुक चयनित किए जाएंगे उनको बाद में प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनको अर्चक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। जी हां, जिस तरीके से ठंड ने आहट दी, उसके बाद से प्रदूषण ने भी अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया। फिलहाल अगर दिल्ली की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 के पार है। इस वक्त मैं पालम में खड़ी हूँ और यहाँ भी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ख़राब श्रेणी में है। ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि इस ख़राब हवा से किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। तो देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से हवा होती है और अगर हवा में थोड़ी भी आपको एक तरीके से कहें कि क्वालिटी ख़राब नज़र आती है तो ऐसे में लोगों को भी आभास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके हेल्थ पर असर दिखना शुरू हो जाता है और यही वजह है कि जिस तरीके से AQI बढ़ा है, लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से प्रदूषण के ऊपर काबू पाया जा सके और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया जा रहा है। दिल्ली सरकार अब गुरुवार से रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ करके पूरा एक सेगमेंट तैयार करेगी और ये वही कोशिश होगी जिसकी वजह से लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण पर रोकने का प्रयास दिल्ली सरकार की तरफ से हर बार किया जाता है। शायद यही वजह है कि जो स्थिति बनती है उस स्थिति के हिसाब से ही लगातार इस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं। कोशिश दिल्ली सरकार की ये है कि अगर परिस्थिति और ज़्यादा ख़राब होती है तो ऑड इवन के हिसाब से भी दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री की जाए और लोग
परिवहन व्यवस्था में सरकारी परिवहन को ज़्यादा यूज़ करते हुए नजर आए। शायद यही वजह है कि दिल्ली सरकार जानती है कि आने वाले दिनों में खासकर दिवाली के आसपास और दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना ऐसा रहने वाला है जिसमें प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आता है। इसलिए अब इसे प्रयास करने होंगे और उसी प्रयास के तहत इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। दुश्मन के नापाक मंसूबों को निस्तानाबूद करने के लिए भारतीय सेना के जवान अक्सर एंटी टैंक माइन जो है वो सरहद के नज़दीक बिछा देते हैं ताकि दुश्मन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। मेरे हाथों में है एंटी टैंक माइंस जो आपने देखा होगा, लेकिन ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना एंटी टैंक माइंस है, क्योंकि इससे पहले जो एंटी टैंक माइंस थे वो लीक हो जाते थे, जिससे वो ब्लास्ट होते थे, हमारे जवानों का बेहद ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन अब ये है लीक प्रूफ, यानी ये टैंक माइन जो है ये लीक नहीं होगा, पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। उसी के साथ एम्यूनिशन कैरिंग केस है, इसमें जवान जो है अपना एम्यूनिशन कैरी कर सकते हैं और जो वेपन है वो इस बड़े बॉक्स में जो है जवान आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो मकसद यही है कि जो हमारे बहादुर जवान है वो आसानी से अपना हथियार गोला बारूद को एक जगह से दूसरी जगह बेखौफ होकर और बेहद ही आसानी से ले जा सकें। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। महाराष्ट्र में सूखा, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या और मराठा आरक्षण जैसे ज्वलंत मुद्दे क्या खत्म हो चुके हैं? ये सोचने पर हम इसलिए मजबूर हो चुके हैं कि महाराष्ट्र के सरकारी बाबुओं को एक अलग ही चिंता सता रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में बियर की बिक्री काफी कम हो रही है, जिससे सरकारी राजस्व भी कम हाथ लग रहा है। इसके बाद सरकारी बाबुओं ने एक सरकारी अध्यादेश जारी करते हुए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। ये कमेटी बियर की जो कंपनी है और उनके लोग हैं और बियर के व्यवसाय में क्या अड़चने आ रही है, इससे लेकर एक अभ्यास करेगी और एक रिपोर्ट सरकार को देगी। दरअसल इसके पीछे का मकसद यही है कि बियर का जो उत्पादन है वो उत्पादन ज्यादा बढ़े और सरकारी ड्यूटी वहां पर कम हो जाए। दरअसल इन 5 सदस्यों की कमेटी में 4 सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं और एक बियर कंपनी का मेंबर भी होगा। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। गुजरात में पुलों के टूटने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपकी बार की घटना बनासकांठा के पालनपुर की है, जहां पर अचानक से भरभरा कर पुल का स्लैब धराशायी हो गया और जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तो पालनपुर में आरटीओ सर्कल पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज का स्लैब अचानक धराशायी हो जाता है, जिसके नीचे ऑटो में बैठा शख्स दब जाता है, जबकि एक शख्स भागकर जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्लैब उसी के ऊपर भरभरा कर गिर पड़ता है। पुल का निर्माण करने वाली जीपीसी कंपनी पहले भी विवादों में रह चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस दुर्घटना को काफी गंभीरता से लेते हुए इस हादसे की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया है, लेकिन हादसे के बाद से ही अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी ने पुलों के निर्माण कार्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों की अगर बात करें तो करीबन 10 पुलों के गिरने की घटना सामने आई है, जिसमें मोरबी पुल हादसा सबसे बड़ा था, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। माइग्रेंट विस्थापित कश्मीरी पंडितों को दोबारा से कश्मीर घाटी में बसाने के लिए सरकार जहां दशकों से प्रयास करती नजर आ रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कामयाबी इसमें नहीं मिली है। लेकिन अब कश्मीर घाटी में पिछले 2-3 वर्षों के दौरान जो हालात में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन द्वारा अब कहा जा रहा है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडित एम्प्लॉयज कश्मीर घाटी के अंदर नौकरियां कर रहे हैं, उन्हें सब्सिडाइज्ड लैंड दिया जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल जो है कश्मीरी पंडितों को घाटी के अंदर सिक्योर एकोमोडेशंस दी जा रही है, जो कश्मीर घाटी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई गई है या दोबारा से बनाई जा रही है। माना जा रहा है ये कदम जो है कश्मीर घाटी में पंडितों को दोबारा से बसाने के लिए अहम साबित हो सकता है। कैमरामैन मुजुब रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।